तो दोस्तों आज हो गया 14 नवंबर 2020। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कोरोना वैक्सीन पर बड़ी खुशखबरी। अगले महीने भारत को 10 करोड़ डोज दिसंबर से ही होगा टीकाकरण। जी आपको बता दें कोरोना वायरस के खिलाफ जंग के बीच भारत के लिए दिवाली के मौके पर बड़ी खुशखबरी आई है। दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी दिसंबर तक भारत को एस्ट्राजेनेका कोविड-19 टीके के 10 करोड़ डोज भारत को उपलब्ध कराने की तैयारी में है। इसके साथ ही भारत में कोरोना टीकाकरण की शुरुआत हो सकती है। कंपनी के सीईओ आधार पूनावाला ने कहा कि यदि फाइनल स्टेज ट्रायल के डेटा में ये वैक्सीन प्रभावी पाई जाती है तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लिमिटेड को आपातकालीन मंजूरी मिल सकती है। सीरम इंस्टीट्यूट ने एस्ट्राजेनेका के साथ कम से कम 1 अरब डोज तैयार करने का समझौता किया है। पूनावाला ने गुरुवार को एक इंटरव्यू में कहा कि शुरुआत में वैक्सीन भारत को दिया जाएगा। आज की दूसरी बड़ी खबर। बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पार्टी के अंदर हार के कारणों की समीक्षा और जिम्मेदारी तय करने की मांग जोर पकड़ रही है। प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले कई नेता सार्वजनिक तौर पर आत्मचिंतन की वकालत कर रहे हैं, पर इसकी उम्मीद कम है कि पार्टी कोई सबक लेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा है कि बिहार में पार्टी लंबे समय से सत्ता से बाहर है, संगठन की स्थिति से सभी वाकिफ है। ऐसे में हार के कारणों पर समिति के गठन की संभावना कम है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और बिहार में समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे रणदीप सुरजेवाला एक रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष को सौंप सकते हैं। पार्टी नेता तारिक अनवर ने कांग्रेस के हार पर आत्मचिंतन करने की सलाह दी है। कांग्रेस के कई दूसरे नेता भी मानते हैं कि प्रदेश में हार की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जब तक जवाबदेही तय नहीं की जाएगी तब तक स्थिति में बदलाव नहीं आएगा। इसके साथ ही प्रदेश नेता चुनाव प्रचार में अलग थलग किए जाने से भी नाराज हैं। आज की तीसरी बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि किसान और नौजवान भाजपा सरकार की गलत नीतियों के चलते गहरी मायूसी में हैं। इनकी दिवाली काली हो गई है। इतने बुरे हालत इनके कभी नहीं रहे। सरकार के तमाम दावे गीले पटाखों की तरह फुस हो गए हैं। गरीब की कहीं सुनी नहीं जा रही है। अब जनता को वर्ष 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव का बेसब्री से इंतजार है, जब वो अपनी तकलीफों का एक एक करके हिसाब लेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार बहकाने के लिए नई नौकरियां देने के दावे चाहे जितने भी कर ले, हकीकत ये है कि नौकरियां मिलने से दूर उनके जाने का खतरा ज़्यादा हो गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ताज़ा सर्वे के अनुसार देश में अगले 12 महीनों में 57% लोगों की नौकरियां जाने की संभावना है। देश के इतिहास में पहली बार भयंकर मंदी आने का अंदेशा है। भाजपा सरकार के खोखले वादों की इस रिपोर्ट में खुलासा होता है। आज की चौथी बड़ी खबर। बिहार में नए जनादेश के अनुसार नई सरकार बनाने से पहले परंपराओं का निर्वहन करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दी है। शुक्रवार की शाम कैबिनेट की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैबिनेट की बैठक की। 2 मंत्रियों के निधन पर श्रद्धांजलि देने के बाद विधानसभा भंग करने की सिफारिश का प्रस्ताव कैबिनेट में रखा गया। प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। बैठक के तत्काल बाद सीएम नीतीश कुमार अपना इस्तीफा देने राज्यपाल के यहां पहुंच गए। बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की विधानमंडल दल की बैठक 15 नवंबर को होगी और उसमें नए मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार के नाम पर मोहर लगेगी। आज की पांचवी बड़ी खबर। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बिहार में ऐतिहासिक जीत को लेकर पहली दफा आया अकबरुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान। जब दुनिया किसी को नीचा दिखाना चाहती है और अल्लाह उसको ऊंचा करना चाहता है उस वक्त, और अल्लाह दूसरी मर्तबा उस वक्त मुस्कुराता है जब अल्लाह किसी को नीचा दिखाना चाहता है और दुनिया उसको उठाना चाहती है। तो इन दो वक्त अल्लाह मुस्कुराता है। मजलिस को नीचा दिखाने वालों, तुम कोशिश करते रहे, अल्लाह मुस्कुराता रहा और हमको नवाजता गया। हम आगे बढ़ते गए और हमारे ऊपर एतमाद आवाम का बहाल होता रहा। वो लोग जो हमको छोटी जमात कहते थे, आज बताओ कि वो कितने छोटे हो गए और मजलिस कितनी बुलंद हो गई कि हिंदुस्तान के 3 ऐवानों में हमारी नुमाइंदगी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बिहार की आवाम का शुक्रिया। और बिहार में नौ मुंतखबा मजलिस के अराकीन असेंबली को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि यह एतमाद का सिलसिला और आगे बढ़ेगा और हम कामयाब और कामरान होते रहेंगे। मगर मैं आपसे यही कहूंगा कि जो लोग आज हम पे तनकीद करते हैं या हम पे इल्जाम लगाते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं क्या तुमने इतना काम किया? अगर तनकीद करना है
تو ضرور کرو. اکبر الدین اویسی نے 11.5 کروڑ روپیہ خرچ کیے اور کام کیا. تنقید کرنے کا حق اسی کو ہے جو 11.5 کروڑ سے زیادہ خرچ کرے گا غریب کو. وہ تنقید کرے تو میں اس کی تنقید قبول کرنے تیار ہوں. جیب سے ایک پیسہ نہیں نکلتا, حلق سے کوئی الفاظ نہیں نکلتے تو صرف مجلس پر تنقید کرنے کے لیے, حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے کو بدنام کرنے کے لیے. ارے نہیں, جب تک اکبر الدین اویسی ہے چندرائن گٹے حلقے میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا. جب تک میں زندہ ہوں ہر کسی کی مدد کروں گا, کرتے رہوں گا. 25 برس ہونے آتے ہیں. وعدہ تھا ایک اسکول کا, لیکن آج 14 اسکول کی عمارتیں کھڑی ہیں. یہ بھی عمارت کھڑی ہے. میرے مرنے کے بعد میری اولاد میں تقسیم نہیں ہوگی, یہ ملت کے لیے ہوگی, مسلمانوں کے لیے ہوگی, اور جہالت کے خاتمے کے لیے, علم کی روشنی کو منور کرنے کے لیے عمارتیں کھڑے ہیں. اگر میں چاہتا تو اس سے بڑا بنگلہ اپنے لیے بنا لیتا, لیکن میرا مقصد اپنے لیے نہیں, میرا مقصد ان کے لیے ہے جن کی وجہ سے میں آج زندہ کھڑا ہوں. میں احسان مند ہوں ان دعاؤں کا جن کی وجہ سے میں آج زندہ ہوں. میں اس احسان کو ادا نہیں کر سکتا کہ جو موت کے لیے لڑ رہا تھا. میرے بچے احسان مند ہیں, میرے بچے یتیم ہو جاتے اگر آپ کی دعائیں نہ ہوتی. میری ماں تڑپتی تھی اگر آپ کی دعائیں نہ ہوتی. میرے بھائی کے کھانے پر میرے جنازہ آ جاتا اگر آپ کی دعائیں نہ ہوتی. میری بیوی بیوہ ہو جاتی اگر آپ کی دعائیں نہ ہوتی. ارے آپ کی دعاؤں کا اتنا بڑا خرچ ہے کہ جتنی بھی حیات ہے, جتنا بھی دوں, سب کچھ دے دوں, اپنی جسم کی چمڑی بھی نکال کر اگر آپ کے قدموں کی نظر کر دو, تب بھی میں آپ کی دعاؤں کا احسان کا بدلہ ادا نہیں کر سکتا. بس یہی دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس کار خیر کو, ہمارے اس خیر کے کام کو قبول کرے. آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ دعا کریں کہ میرے بعد بھی یہ عمارتیں جس بلندی کے ساتھ کھڑی ہیں اسی طریقے سے کھڑی رہیں اور غریب اس سے استفادہ اٹھاتے رہیں. خدا را دوست و دشمن کو پہچانو, اپنوں اور غیروں کو پہچانو, منتشر نہ ہو, منظم رہو, متحد رہو. حالات چیخ کر چلا کر ہم سے ایک ہی پیغام دے رہی ہے کہ منظم ہو جاؤ, متحد ہو جاؤ, ایک مرکز سیاسی پہ جمع ہو جاؤ. اپنوں کو پہچانو, غیروں کے سازشوں کا شکار نہ بنو. تہمتیں, الزام لگتے رہے ہیں, لگتے رہیں گے, ہم کو پرواہ نہیں. ہمارا مقصد کام ہے, خدمت ہے. مصیبت زدہ لوگوں کا ہاتھ تھامنا ہے. ہم مصیبت زدہ لوگوں کا ہاتھ تھامتے رہیں گے, کام کرتے رہیں گے, آگے بڑھتے رہیں گے, آگے بڑھ بھی رہے ہیں اور بھی آگے بڑھیں گے. اور آخر میں صدر کل مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب, موجود رکن پارلیمنٹ و نقیب ملت, حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے کے کارپوریٹر, سرگرم کارکن, صدر و معتمدین اور چندرائن گٹے کی عوام کی جانب سے پرخلوص مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ بہار کی غیر معمولی تاریخ ساز کامیابی, ہندوستان کی سیاست میں یہ کامیابی ایک نئی تاریخ لکھے گی اور دنیا دیکھے گی. مجلس اتحاد المسلمین سارے ہندوستان میں اپنے پرچم کو گاڑے گی, خدمت کرے گی. اور وہ لوگ جو 70 برس سے نظر انداز ہوئے, ہم ان لوگوں کے نمائندہ بن کر ان کی امید پہ کامیاب اتریں گے, ان کی توقعات پہ اتریں گے. ہماری جانب سے جو خدمات ہے وہ کریں گے. اللہ ہم سے کام لے رہا ہے. اب اللہ 2 مرتبہ مسکراتا ہے. ایک مرتبہ اس وقت جب دنیا کسی کو نیچا دکھانا چاہتی ہے اور اللہ اس کو اونچا کرنا چاہتا ہے, اس وقت
اور اللہ دوسری مرتبہ اس وقت مسکراتا ہے جب اللہ کسی کو نیچا دکھانا چاہتا ہے اور دنیا اس کو اٹھانا چاہتی ہے.